कश्मीर वही सिखा देगा। कश्मीर के सीने में इतिहास के बहुत से राज छिपे हैं। ये प्राचीन संस्कृति का वारिस है, पुरानी इंसानी तहजीब का अमानतदार। इसने तारीख के बड़े सितम झेले हैं, लेकिन इसके चाहने वालों ने इसे खूब चाहा भी। जालिम हुक्मरानों के जुल्म सहने के साथ साथ इसने बहुत से राजाओं और हुक्मरानों का प्यार भी पाया। इसके फन और कला ने इसे न सिर्फ नए और पुराने हिंदुस्तान में एक ऊंचा मुकाम दिलवाया, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्से के लोगों ने भी इसका लोहा माना। ये एक नहीं, अनेक कलाओं का मरकज रहा है। इनमें फन तामीर, इमारत साजी, मसव्वरी, ड्रामा, म्यूजिक, साहित्य सब कुछ शामिल रहा है। इतिहास का पहिया हमेशा आगे बढ़ता है, उसके कदम कहीं नहीं रुकते। वक्त की मौजें सब कुछ बहा ले जाती हैं, सिर्फ पायेदार चीज़ें ही अपने आप को बचा पाती हैं। बुलंद हौसला पहाड़ की तरह मेरी तहजीब भी अपने आप को संभालती रही, क्योंकि ये छोटा सा तालाब बनकर सीमित नहीं रही, बल्कि नदी के धारे की तरह बहती रही। एक तारीखदान ने कश्मीरी कला पर तबसरा करते हुए कहा कि मुस्लिम दौर से पहले के लोगों ने जितनी भी कलाओं को बढ़ावा दिया, उनमें फन तामीर को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। इसकी गवाही पुरानी पत्थरों की यादगार इमारतों के खंडहरात देते हैं। लेकिन कश्मीर में पत्थर के मंदिरों को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। वादी में चारों तरफ बिखरे हुए ये मंदिर सैलानियों और पुरातत्व या आसार कदीमा के माहिरों को खास तौर से आकर्षित करते हैं। तारीखदानों ने इस तर्ज तामीर को आर्य व्यवस्था की कला का नाम दिया। सबसे स्पष्ट यादगार जो श्रीनगर आने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, वह है पुराना मंदिर जो शंकराचार्य पहाड़ी की चोटी पर बना है। यह जमीन की सतह से 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर एक ठोस चट्टान पर बना हुआ है। यह 8 कोनों वाले 20 फीट ऊंचे पत्थर की 13 परतों के चबूतरे पर चौकोर इमारत की शक्ल में खड़ा है। मंदिर का ढांचा एक टेरेस से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर 3.5 फीट ऊंची पत्थर की दीवार है। अंदरूनी हिस्सा गोलकार है, जहां एक चबूतरे पर एक लिंगम है। पूरी इमारत पत्थर की बनी हुई है जो सपाट है और इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। राजतरंगिनी में ऐसा हवाला भी मिलता है कि इस खूबसूरत और अहम जगह पर यह शानदार धार्मिक इमारत पहली बार जलौका ने ईसा से 200 साल पहले बनवाई थी। जलौका सम्राट अशोक का बेटा था। उसके बाद इस मंदिर को दोबारा गोपादित्य ने बनवाया। उसका शासनकाल 253 से 328 ईस्वी तक था। उस जमाने में इस पहाड़ी का नाम गोपाद्री था। दक्षिण में पहाड़ी के दामन में जो गांव है वो आज भी गोपाकार कहलाता है। मंदिर पुराने कश्मीरी स्टाइल का प्रतीक है और इसे देखकर यह अंदाजा होता है कि यह तजुर्बे का दौर था। शायद शुरू के शिखर स्टाइल से परिचित कराने की कोशिश थी। मंदिर का पुराने जमाने का तर्ज तामीर आज भी लोगों को लुभाता है, जिस पर लोग श्रद्धा के फूल न्यौछावर करते हैं। कश्मीर में नए आर्य तर्ज के फन तामीर की सरपरस्ती सही मानों में ललितादित्य ने की।
उसने कई शानदार मंदिर और स्तूप बनवाए। ललितादित्य को किसी हद तक इस तर्ज का बानी भी कहा जा सकता है। उसकी राजधानी परिहासपुर के अब सिर्फ खंडहर बचे हैं। मगर उनमें हमें इस बात की झलक साफ नजर आती है कि उनकी बनावट में कुछ नई चीजों को शामिल किया गया है। साथ ही हिंदुस्तान और उसके उत्तर और पश्चिम में स्थित बाज देशों की ज्यादा तरक्की याफ्ता तहजीब के ख्यालात और तकनीक से फायदा उठाया गया है। दूसरे बहुत से भवन निर्माताओं की तरह ललितादित्य ने भी अच्छे कारीगरों और इमारत साजी के माहिरों को बुलवाया। इस तरह उसने निर्माण के नए शाही आर्ट को, विभिन्न स्टाइल और तकनीक को बढ़ावा देकर नई शक्ल देने की कोशिश की, जिस पर उसकी अपनी शख्सियत की छाप भी महसूस की जा सके। ललितादित्य के प्रधानमंत्री चुनकुन ने, जो बौद्ध मत का मानने वाला था, परिहासपुरा में एक शानदार स्तूप बनवाया था। यहां के लोगों का ख्याल है कि दूसरी ऐतिहासिक वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस यहीं हुई थी। कश्मीर में तरह तरह के मंदिरों का एक जाल सा बिछा हुआ था। इनमें मार्तंड मंदिर को बिलाशुबह बड़ी अहमियत हासिल रही। ये पुराने मंदिरों में सबसे शानदार और प्रभावशाली है और कश्मीर में खूबसूरती और निफासत के लिहाज से इसे अव्वल मकाम हासिल रहा है। इस वक्त के मंदिर के जो पुराने आसार और खंडहर नजर आते हैं, उनमें साइज और दूसरी बातों में सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाला खंडहर इसी मंदिर का है। इसके दरो दीवार और सजावट से शानो शौकत टपकती है। खंडहर में मंदिर के जो आसार नजर आते हैं, उनमें सहन की तरफ खुलने वाले 3 दरवाजे अब भी खड़े हैं। मंदिर आयताकार शक्ल का है और बड़े बड़े चूने के पत्थर जुड़े हुए हैं, जिनकी लंबाई 6 या 8 फीट की है और ये चूने के गारे से जोड़े गए हैं। मंदिर का मरकजी हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला ढांचा है। अंदाजा यह होता है कि छत एहराम की शक्ल की रही होगी, यानी पिरामिड की शक्ल की। तारीखदानों का ख्याल है कि अंदरूनी हिस्सा भी उतना ही मुतासिर करने वाला रहा होगा जितना कि बाहरी हिस्सा। दरअसल इस मंदिर का तर्ज तामीर उस सिलसिले की आखिरी कड़ी मालूम होता है, जो शुरू के शंकराचार्य तर्ज के मंदिरों से शुरू हुआ था और जो परिहासपुरा स्तूप और मंदिरों के दौर से होता हुआ मार्तंड के शानदार दौर तक पहुंचा। कश्मीर का फन तामीर उत्पलों के दौर में अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका था। अवंती वर्मन ने श्रीनगर से 18 मील की दूरी पर दक्षिण पूर्व में अवंतीपुरा नाम से एक शानदार शहर कायम किया था। दो मंदिरों अवंती स्वामिन और अवंतेश्वर के खंडहर अब भी मौजूद हैं, जो बीते हुए जमाने की याद दिलाते हैं। उस जमाने की जो वादी का सुनहरा दौर कहलाता है। अगरचे इन दोनों मंदिरों की असल शक्ल काल चक्र में गुम होकर रह गई है और अब खंडहरों की शक्ल में यादगार के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा, लेकिन उनका तर्ज बताता है कि वो मार्तंड तर्ज के अनुकूल थे। खंभों की तराश खराश, खूबसूरती, फनकारी
और कलात्मक सोच का नमूना पेश करती है। कश्मीर अपने अतीत और वर्तमान, अपने माजी और हाल के साथ इतिहास का सफर तय कर रहा है। यही वजह है कि सैलानियों और बुद्धिजीवियों को एक तरफ यहाँ के कुदरती नज़ारे मुतासिर करते हैं, तो दूसरी तरफ अवंती स्वामिन और अवंतेश्वर जैसे मंदिरों के अवशेष और आसार भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अवंती वर्मन के बेटे शंकर वर्मन ने बारामूला रोड पर पट्टन शहर आबाद किया था। इस शहर को तामीर कराने के लिए शंकर वर्मन ने वही साजो सामान इस्तेमाल किए जो परिहासपुरा में इस्तेमाल होते थे। शंकर गौरी और सुगंधेश के मंदिरों के अवशेष इस बात की तरफ इशारा करते हैं। इन मंदिरों के अलावा अवंतीपुरा मंदिर में पुरातत्व या आसार कदीमा के माहिरों ने अपनी खोज से यह पता लगाया है कि फन तामीर ज्यादा निखरा हुआ था, जो एक तरक्की याफ्ता तहजीब का प्रतीक था, उस संस्कृति और उस तहजीब का जो अवंती वर्मन के जमाने में मौजूद थी। उपल हुक्मरानों के जमाने के मंदिर के बाद कश्मीरी तर्ज तामीर के कुछ खास निशानात नहीं मिलते। इतिहास का पहिया अपने पीछे जो चिन्ह छोड़ जाता है, वही मानव संस्कृति, इंसानी तहजीब की अमानत होता है और उसी की मदद से अतीत और वर्तमान के बीच की कड़ियां तलाश की जाती हैं। ये तलाश हमेशा जारी रहती है। आबादियां वीरानों में बदल जाती हैं, नई आबादियां वजूद में आती हैं और पुरानी आबादियों के खंडहर अतीत की दास्तां सुनाने लगते हैं। दास्तान कश्मीर भी इन्हीं हकीकतों के साथ आगे बढ़ रही है। सियासी अफरा तफरी के एक लंबे दौर के बाद वादी से हिंदू दौरे हुक्मरानी का खात्मा हो गया और उसके साथ ही पत्थरों के फन पर जवाल आ गया। कुछ ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि पत्थरों के जो ढांचे उस वक्त मौजूद थे, उन्हीं को मकबरों और मस्जिदों की तामीर में इस्तेमाल किया गया। मिसाल के तौर पर श्रीनगर की मदीन साहब मस्जिद को पेश किया जा सकता है, जिस पर लिखी गई एक तहरीर बताती है कि यह 1444 ईस्वी में तामीर हुई थी। यह सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का जमाना था। यह मस्जिद उन्हीं पत्थरों से बनाई गई जो उस जमाने में मौजूद थे। मस्जिद के पास जो मकबरा है वो टाइल की सजावट के लिए मशहूर है। 16वीं और 17वीं सदी में मुगल बादशाहों ने कश्मीर में पत्थर की इमारतें बनवाने के फन को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। झेलम नदी के बाएं किनारे पर बनी हुई पत्थर मस्जिद कश्मीर में मुगल इमारत साजी की सबसे बड़ी यादगार है। यह मस्जिद 1620 ईस्वी में मलिका नूरजहां ने बनवाई थी। इसके सामने के हिस्से में 9 मेहराब हैं और बीच की मेहराब सबसे बड़ी है। लेकिन मस्जिद के बारे में नूरजहां के एक तबसरे को लोगों ने पसंद नहीं किया। कहते हैं कि जब उससे पूछा गया कि मस्जिद की तामीर पर कितनी रकम खर्च हुई, तो उसने हीरे जवाहरात से जड़ी हुई अपनी जूती की तरफ इशारा करके कहा, उतनी ही जितनी मेरी जूती की। डल झील के पश्चिमी किनारे पर कायम हजरत बल को इस एतबार से ज्यादा पाकीज़ा माना जाता है कि इसमें पैगंबर इस्लाम का मुँह मुबारक रखा हुआ है, यानी पवित्र बाल। दरो दीवार ईंटों के बने हुए हैं, जबकि छत पर कश्मीर के रिवायती इस्लामी तर्ज की छाप है। कश्मीर के फन तामीर को मालामाल करने में मुगलों का सबसे बड़ा हिस्सा यह था कि उन्होंने यहां खूबसूरत बागात बनवाने की रिवायत कायम की। उन्होंने बड़े पैमाने पर बाग बनवाए, जिनमें फव्वारों और खास किस्म के झरने भी नजर आते हैं।
ऐसे बागात वादी के कई तफरीह मकामात पर बनवाए गए। पुराने जमाने से अब तक की कश्मीर की बागात की परंपरा का सबसे अच्छा नमूना शालीमार बाग है, जो डल झील पर है। यहां शाहजहां ने 1619 में एक बाग बनवाया था और इसे फर्रह बख्श का नाम दिया था। शालीमार बाग का डिजाइन खालिस मुगल है, आयताकार शक्ल का। इस पहाड़ के दामन में एक ऐसे बाग की तामीर की जाए जो एक शाहकार की सूरत में तवारीखी यादगार रहे। जहांपना, इस बाग का नाम निशात बाग रखा जाए। मरहबा मलिका जहां, मरहबा। आसिफ खान, मलिका जहां चाहती हैं कि इस पहाड़ के दामन में एक हसीन बाग की तामीर की जाए और उसका नाम निशात रखा जाए। जहांपना, आपके हुक्म की तामील आपकी मंशा के मुताबिक होगी। मलिका नूरजहां के भाई आसिफ खान ने शालीमार से 2 मील की दूरी पर दक्षिण में निशात बाग बनवाया। यहां से डल झील और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ की चोटियों का मंजर बहुत सुहाना होता है। इसमें 10 छज्जे बने हुए हैं, जिनमें से 3 बहुत ऊंचाई पर हैं। तालाब और नहरें इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। खूबसूरती से सजाई गई फूलों की क्यारियों के साथ फुवारों की कतारें बाग के हुस्न को 4 चांद लगाते हैं। एक तरफ किलों, इबादत गाहों और बागात का तर्ज तामीर या स्टाइल मुख्तलिफ रहा है और उनमें इस्तेमाल होने वाले सामान भी एक जैसे नहीं रहे हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर के लोगों की रिहाइश मकानात में लकड़ी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता रहा है। इस तरह का मकान 18वीं सदी के तर्ज तामीर का शानदार नमूना होता है, जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल खासतौर से खिड़कियों, बालकनी और छतों में होता है। अदब, साहित्य, फन और कला कौमों की पहचान बनते हैं। मेरी आगोश में अदब, शायरी और फन पलकर जवान हुए, जिनकी पहचान न सिर्फ वादी में बल्कि सारी दुनिया में हुई। मध्य युग के कश्मीर में संगीत और नृत्य पर हिंदुस्तानी और फारसी के मिले जुले असरात जिस बड़े पैमाने पर पड़े, उस पैमाने पर कला के किसी और क्षेत्र में नहीं पड़े। एक ऐसे मुल्क में जहां एक मौलवी संस्कृत से महाभारत का तर्जमा करे और एक पंडित फारसी में हमद लिखे, वहां ये बात हैरत अंगेज नहीं लगती कि इस माहौल से एक ऐसा क्लासिकल संगीत उभर कर आया जिसे सूफियाना कलाम कहते हैं। फारसी मौसीकी से लिया गया स्टाइल हिंदुस्तानी रागों में जज्ब हो गया। चूंकि कश्मीर में इस्लाम पुरानी कट्टर पसंदी की शक्ल में दाखिल नहीं हुआ था, इसलिए सुल्तानों और मुगलों ने फाइन आर्ट्स की बड़े पैमाने पर सरपरस्ती की। सूफी मत की सहनशीलता की परंपरा को संगीत और नाच से कोई बैर नहीं था, इसलिए इस्लाम की आमद के बाद भी नृत्य या रक्स की रिवायत जिंदा रही। अगरचे बेशतर मुस्लिम हुक्मरानों ने रक्स और नाटक जैसी कलाओं की सरपरस्ती की थी, लेकिन मुगलों के जमाने में ही
16वीं सदी में क्लासिकल हिंदुस्तानी आर्ट्स तुर्किस्तानी नृत्य से प्रभावित हुआ। रक्कास यानी नाचने वाले संस्कृत की बजाय फारसी में गाते थे। रक्कास के लिबास तक में हिंदुस्तानी और फारसी का मिला जुला स्टाइल नजर आने लगा, जिसका सेहरा बुनियादी तौर पर सूफी परंपरा के सर जाता है। हाफिजा और सूफियाना कलाम जैसे नाम सूफी मत के प्रभाव को जाहिर करते हैं। हाफिजा नृत्य या रक्स मुगल दौर से लेकर मौजूदा सदी के शुरू तक ऊंचे तबके से लेकर आम आदमियों तक मकबूल रहा है। हाफिजा का ताल्लुक उन पेशेवर रक्कासों यानी डांसर्स से रहा है जो बड़े बड़े माहिरों और उस्तादों से लंबे अरसे तक ट्रेनिंग लेते थे। सूफियाना कलाम के साथ संतूर, साज़े कश्मीर, सितार और तबले का इस्तेमाल होता था। वो कश्मीरी और फारसी में कलाम और गज़लें गाते थे। आमतौर से एक प्रोग्राम में 2 हाफिजा हिस्सा लेते थे। रक्स संगीत से शुरू होता था, जिसे ऑर्केस्ट्रा से सहारा मिलता था। हाफिजा मुनासिब जुम्बिश और जज्बात के जरिए अपने फन का मुजाहरा करते थे। संस्कृत के बाद के रिसालों में कुछ ऐसे हवाले मिलते हैं जिनसे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि पेशेवर अदाकार जो अदाकारी के माहिर होते थे, बड़ी पाबंदी से अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। कलाकारों के ऐसे घरानों की पीढ़ी से संबंध रखने वाले कुछ भांड अब भी कश्मीर के कुछ गांवों में मौजूद हैं। शिकार कहा क्या सको रोज क्यों दरवाज यल सोरी शिकार का सोल सुसर सोरी रोज क्यों अरे फाड़ उनकी ने आसी अरे पता शिकायत शिकायत तो छो खबर है ते छरा पता ना जी। इन भांडों का शीर्षक आमतौर से सामाजिक बुराइयों का मजाक उड़ाना है। भीड़ मस्खरेपन वाली बातों को ज्यादा पसंद करती है। 14वीं सदी में पेंटिंग या मुसव्वरी के फन पर जवाल आया। ज़ैनुल आबिदीन के बाद जो अफरा तफरी फैली, उसके नतीजे में कला और फन पर बड़ा बुरा वक्त आन पड़ा। लेकिन शहंशाह अकबर के इख्तिदार में आने के बाद फन मुसव्वरी की तरक्की की राह में आड़े आने वाली तमाम रुकावटें दूर हो गईं। कश्मीरी चित्रकारों ने मुसव्वरी की एक खास स्टाइल को बढ़ावा दिया, जिसे कश्मीरी कलम के नाम से याद किया जाता है। आमतौर से कश्मीरी पेंटिंग्स के मौजुआत या शीर्षक सेक्युलर हैं, लेकिन मजहबी मौजुआत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एट 9 सेंचुरीज में जो तिब्बतन बेल्ट है, उनमें कुछ स्तूपाज में हमें म्यूरल्स मिलते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कश्मीरी आर्टिस्ट ने पेंट किए थे। उसके बाद में 10th 11th सेंचुरी में आते हैं हम, जहाँ पे बुद्धिस्ट और जो हिंदू
कल्चर्स हैं जो आपस में उनका मेल होता है, मिलाप होता है। तो उस दौरान की भी जो पेंटिंग्स हैं, हालांकि बुद्धिस्ट कैरेक्टर की हैं वो, तो उनके बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ, ये कश्मीरी कारीगरों की पेंट की हुई है। नीलमत पुराण में पेंटिंग्स के शायद 3 रेफरेंसेस हैं। जो एंशिएंट स्कूल है कश्मीर का, वो भोजपत्र पे पेंटिंगें होती थी, वो अब अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ में नहीं है। एंशिएंट पीरियड के बाद आप आइए ज़ैनुल आबिदीन सुल्तान के, बादशाह जिन्हें कहते हैं, उनके दौर पे, और उनके दौर की पेंटिंगें हमारे पास आज भी मौजूद हैं। डोगरे हों, मुस्लिम रूलर्स हों, सिख रूलर्स हों, थे तो सब हिंदुस्तानी, ये सब पैटर्नेज देते थे। अंग्रेज़ों ने ये पैटर्नेज देनी बंद कर दी। आप देखेंगे सब के सब ब्रिटिश राज में खत्म हो जाते हैं। तारीख का पहिया घूमता ही रहता है, और कश्मीर ही क्या, दुनिया के हर देश और हर समाज को तब्दीली के अमल से गुजरना पड़ता है। ये सफर कश्मीर ने भी तय किया, और अब इसके कदम रफ्ता रफ्ता एक खूबसूरत मंजिल में दाखिल हो रहे हैं। समन की वादी है, इरफानो अमन की वादी है, ये वादी शीतल सपना है, तो सारो दमन की